हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस ब्रेनरी। सो गाइज़, अपनी पॉलिटी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए जो हमने स्टार्ट की थी 2 दिन पहले, आज हम कवर करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, जो कि हमारे सैलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड 4th चैप्टर हमारा प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपना वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, अराउंड 10 क्वेश्चंस, बट इनके साथ साथ मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो आपको यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, आपको नोट डाउन करनी है एंड नोट्स बनाने हैं अपने, एंड देन उन्हीं को रिवाइज करते रहना है। यहाँ से पढ़ने के बाद आपको बुक से ये दोनों चैप्टर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था अपनी सीरीज स्टार्ट करते टाइम कि हम पूरी पॉलिटी जो है, जो इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जो कि आपको हेल्पफुल होगा NDA, CDS, CAPF और FCAT जैसे एग्जाम्स में। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी फाउंड मेंशन इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको क्वेश्चन को हमसे पूछ रहा है कि जो हमारा एक टॉपिक होता है जिसका नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। हमें बस ये बताना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में ये मेंशनड है। इससे पहले आप इसका आंसर दे पाएँ, आपको पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट हैं, कौन से पार्ट्स में क्या क्या चीज़ें मेंशन हैं, तभी आप इस चीज़ का आंसर दे पाओगे। ओके, तो अगर मैं आपको बताऊँ जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था ऑन 26 नवंबर 1949, या फिर जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, कब हुआ था, ऑन 26 जनवरी 1950। तो उस दिन की अगर हम बात करें, उस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स और कितने पार्ट थे, अगर वो हम बात करें तो उस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स थे। और इन 22 पार्ट्स में टोटल 380 आर्टिकल्स जो थे वो इंक्लूडेड थे। उसके बाद लगातार हमारे चेंजेस हुए हैं। आज के टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लगभग हमारे 100+ जो हैं वो अमेंडमेंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुके हैं। अमेंडमेंट का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करना या बदलाव करना। तो अगर हम बात करें बिटवीन 26 जनवरी 1950 एंड टिल 2022, 100+ अमेंडमेंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हो गए हैं। और उसी के साथ आज के टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स की जगह बढ़ के हो गए हैं हमारे 25 पार्ट्स, एंड टोटल वी हैव आज के टाइम पे 8 की जगह हमारे पास टोटल 12 शेड्यूल्स हो गए हैं। और इन 25 पार्ट्स में टोटल हमारे पास आज 448 के अराउंड हमारे आर्टिकल्स हैं। दिस इज़ द अप्रॉक्स नंबर, एग्जैक्ट नंबर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं 25 पार्ट्स में हमारे डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं, या सब्जेक्ट बोल लो, वो प्रेजेंट हैं, और उन्हीं में से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब देखो 25 पार्ट्स याद करना इट्स नॉट पॉसिबल, और वाइज भी नहीं है। आप 25 पार्ट याद करते हो तो वो एक समझदारी वाला काम नहीं है। हमारा मेन काम क्या है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़े, और वो पढ़े जहाँ से बार बार हमारा क्वेश्चन आता है, और हमारा काम जो है वहीं से हो जाएगा। तो स्टार्टिंग के 3-4 पार्ट जो हैं वो आपके लिए पढ़ने ज़रूरी हैं, वही हम यहाँ पे पढ़ेंगे, और जो क्वेश्चन है वो बार बार यहीं से आता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ पार्ट नंबर 1 की, पार्ट नंबर 1 में हमारा मेंशन है गाइज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। मतलब उसमें मेंशन है कि हमारी यूनियन है और उसकी जो टेरिटरी है वो कहाँ कहाँ तक है, हमारी यूनियन का नाम क्या है, ये सब चीज़ें हमारी मेंशन है पार्ट नंबर 5 में। जिसमें हम बात करें आर्टिकल्स की, तो जिसमें हमारे आर्टिकल नंबर 1 से लेके 4 तक कवर्ड हैं। उसके बाद अगर हम बात करें गाइस पार्ट नंबर 2 की, पार्ट नंबर 2 में हमारा प्रेजेंट है सिटीजनशिप के बारे में, नागरिकता के बारे में, जिसमें हमारे आर्टिकल 5 से लेके 11 तक हमारे मेंशन हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पार्ट नंबर 3 की, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसमें हमारे मेंशन है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, और जहाँ की आर्टिकल कवर करता है फ्रॉम आर्टिकल नंबर 12 टू आर्टिकल नंबर 35। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इसको हम गाइस बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। तो यहाँ से लगा कई बार क्वेश्चन आ जाता है FCAT जैसे एग्जाम्स में कि विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा,
अब ये मैग्ना कार्टा क्या होता है ना, ये हम जब फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे ना तो इसको जानेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पार्ट की, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमारा मेंशन है गाइस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन शॉर्ट DPSP, जिसमें हमारे आर्टिकल्स कवर हैं, आर्टिकल नंबर फ्रॉम 36 to 51। एंड उसके बाद हमारा लास्ट है, मतलब लास्ट नहीं, जहाँ तक आपको पढ़ना है, पार्ट नंबर 4A, जिसमें गाइज आपका मेंशनड है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। FD मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़। आर्टिकल इसमें कवर है हमारा आर्टिकल नंबर 51A। आपके एग्जाम्स में जो हमारे पार्ट्स से क्वेश्चन आता है वो इन्हीं 4-5 पार्ट्स में से पूछा जाता है। कई बार फंडामेंटल राइट्स पूछ लिए जाते हैं, मैक्सिमम टाइम फंडामेंटल राइट्स से पूछे गए हैं, कभी कभी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी पूछ ली जाती हैं। तो यहाँ से जो हमारा मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन जो है वो बना है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि हमारी DPSP कहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो DPSP गाइस हमारे प्रेजेंट हैं इन पार्ट नंबर 4, आर्टिकल नंबर 36 to 51। ओके, पार्ट नंबर 3 में क्या था? हमारा फंडामेंटल राइट्स थे। पार्ट 4A में हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। ठीक है, यहीं से आप तक आपको बस याद करना है। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पे ना शेड्यूल्स दे रखे हैं, इनको मैच करना है। तो कैसे अगर मैं शेड्यूल्स की बात करूँ तो अभी मैंने आपको बताया जब ओरिजिनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 18 शेड्यूल थे, जो कि आज बढ़ के कितने हो गए हैं? टोटल 12 शेड्यूल्स हो गए हैं। तो 9th, 10th, 11th और 12th शेड्यूल को गाइस बाद में ऐड किया गया है बाय डूइंग अमेंडमेंट्स इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन से शेड्यूल थे और कौन से अमेंडमेंट थे जिनको इनसे ऐड किया गया है, और इन शेड्यूल्स में हमारे सब्जेक्ट क्या क्या कवर होते हैं वो हम ज़रा देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट शेड्यूल की, तो फर्स्ट शेड्यूल ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट था, क्योंकि ओरिजिनली हमारे पास 8 शेड्यूल प्रेजेंट थे। तो फर्स्ट शेड्यूल हमारा कौन सा प्रेजेंट है? ओरिजिनली हमारे पास प्रेजेंट था। ठीक है, जो कि कवर करता है गाइज फ्रॉम आर्टिकल नंबर 1 to 4। आर्टिकल नंबर 1 to 4, जिसमें हमारा मेंशनड है क्या? इसमें हमारा मेंशनड है नेम ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स के नेम के बारे में, नेम ऑफ यूनियन टेरिटरीज, नेम ऑफ यूनियन टेरिटरीज और उनका टेरिटोरियल एक्सटेंट कितना है, एंड देयर एक्सटेंट, उनका एक्सटेंट कहाँ कहाँ तक है, ये सब मेंशनड है गाइस हमारे फर्स्ट शेड्यूल में, जो कि आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक कवर करता है। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड शेड्यूल की, ये भी हमारा ओरिजिनली प्रेजेंट था कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, तो सेकंड शेड्यूल की अगर हम बात करें गाइस, सेकंड शेड्यूल में मेंशनड है हमारे प्रोविजंस हैं। कौन कौन से प्रोविजंस? प्रोविजंस रिलेटेड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में मेंशनड है। गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में मेंशनड है। उसके बाद इसमें मेंशनड है स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। उसके बाद मेंशन है इसमें चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। उसके बाद इसमें मेंशनड है स्टेट वाला। स्टेट में कौन कौन? स्टेट में हमारे जैसे हो गए ये सारे गवर्नर, और इसमें मेंशनड है गवर्नर के बारे में, मतलब जो यूनियन के लेवल पे जो लोग हैं ना, जैसे प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, इन्हीं के जो स्टेट काउंटर पार्ट होते हैं ना वो सारे। तो गवर्नर हमारा हो गया, और कौन कौन? हमारी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वहाँ के स्पीकर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज उनके स्पीकर, अगर कहीं पे वो है काउंसिल है तो वहाँ के चेयरमैन। उसके अलावा यहाँ पे मेंशनड है हमारे जजेस के बारे में। कौन कौन से जजेस? जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इन सब के बारे में मेंशनड है गाइस हमारे सेकंड शेड्यूल में। तो बेसिकली क्या है? सेकंड शेड्यूल में हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में मेंशनड है,
गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इन सब के बारे में जो प्रोविजंस हैं गाइस वो मेंशन्ड है हमारे सेकंड शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। अब बात करते हैं थर्ड शेड्यूल की। तो थर्ड शेड्यूल में हमारा क्या मेंशन्ड है? तो गाइस थर्ड शेड्यूल में हमारी मेंशन्ड है ओथ एंड अफर्मेशंस। मतलब जितने भी ये हमारे लोग होते हैं, जैसे हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यूनियन मिनिस्टर्स, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीएजी, लिखवा देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। जितने भी हमारे बंदे होते हैं जो ओथ लेते हैं, कौन कौन हमारे हो गए? यूनियन मिनिस्टर, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, हमारे जजेस कहाँ कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, ठीक है। हमारे यूनियन मिनिस्टर के काउंटर पार्ट स्टेट मिनिस्टर्स, उसके अलावा हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये लोग जो ओथ एंड अफर्मेशन लेते हैं बिफोर एंटरिंग देयर ऑफिस, वो सारी ओथ एंड अफर्मेशंस मेंशन्ड है गाइस हमारे फोर्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद हम बात करें फोर्थ शेड्यूल की, सॉरी ये सब मेंशन्ड हमारे थर्ड शेड्यूल में। उसके बाद हमारा है फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल में हमारा मेंशन है गाइस जो हमारी राज्यसभा है, राज्यसभा में हमें सीट्स को कैसे अलोकेट किया है हमने, तो वो जो अलोकेशन ऑफ सीट्स है वो मेंशन्ड है गाइस हमारे फोर्थ शेड्यूल में। तो पूरा प्रोसेस हमारे फोर्थ शेड्यूल में है, अलोकेशन ऑफ सीट्स इनटू राज्यसभा। मतलब कौन सी स्टेट को कितनी सीट मिलेगी राज्यसभा में, कौन सी यूनियन टेरिटरी को कितनी सीट मिलेंगी राज्यसभा में, ये सारे प्रोविजंस हमारे मेंशन्ड हैं गाइस फोर्थ शेड्यूल में। उसके बाद नेक्स्ट शेड्यूल की हम बात करते हैं जो है हमारा फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल में हमारा मेंशन है गाइस प्रोविजंस रिलेटेड टू शेड्यूल्स एंड ट्राइबल एरियाज। जो हमारे शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगी, उनका कंट्रोल कैसे होगा, तो वो सारे प्रोविजंस हमारे मेंशन्ड हैं फिफ्थ शेड्यूल में, कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। उसके बाद बात करें अगर हम नेक्स्ट सिक्स्थ शेड्यूल की, तो कि सिक्स्थ शेड्यूल में हमारा इसी से रिलेटेड है, बस फ़र्क इतना है कि जो हमारा सिक्स्थ शेड्यूल है उसमें हमारे वही ये सेम प्रोविजंस हैं, कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। बस फ़र्क इतना है कि वो शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज कहाँ के होने चाहिए, वो होने चाहिए असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इन चार स्टेट्स में जितने भी शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज हैं, ठीक है, उनके कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे प्रोविजंस जो हैं वो मेंशन्ड हैं गाइस हमारे सिक्स्थ शेड्यूल में। उसके बाद बात करते हैं अपने सेवन्थ शेड्यूल की। सेवन्थ शेड्यूल में क्या मेंशन्ड है, तो सेवन्थ शेड्यूल में मेंशन्ड है गाइस हमारा डिवीजन ऑफ पावर्स के बारे में। डिवीजन ऑफ पावर्स मतलब इसमें हमारी 3 लिस्ट हैं। मैंने आपको पढ़ाया था ना फर्स्ट चैप्टर में डिवीजन ऑफ पावर्स के बारे में, जिसमें हमारी एक स्टेट लिस्ट होती है, एक यूनियन लिस्ट होती है और एक कंकरेंट लिस्ट होती है। तो इस हमारे सेवन्थ शेड्यूल में हमारी 3 लिस्ट प्रेजेंट हैं। एक हमारी यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट में गाइज वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे केवल यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। एक है इसमें हमारी स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में गाइज वो सारे सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। उसके बाद एक है कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे हमारी स्टेट प्लस यूनियन गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सकती हैं। ओके, एंड इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ पावर्स, जो कि हमारे मेंशन्ड है हमारे सिक्स्थ शेड्यूल में। उसी के साथ एक और एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हमारा कंसेप्ट है कंकरेंट लिस्ट वाला, तो गाइस कंकरेंट लिस्ट हमने बोरो की थी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इसको याद रखना। कंकरेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो की थी, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद बात करें एट्थ शेड्यूल में, एट्थ शेड्यूल की
8वें शेड्यूल की हम बात करें तो 8th शेड्यूल में गाइज हमारा मेंशन्ड है लैंग्वेजेस के बारे में। ठीक है, लैंग्वेजेस के बारे में हमारा मेंशन्ड है कि कौन कौन सी हमारी शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं इंडिया के अंदर। तो अगर हम बात करें ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ओरिजिनली हमारे 8th शेड्यूल में टोटल 14 लैंग्वेजेस होती थी, लेकिन आज के टाइम पे अगर हम बात करें राइट नाउ, अगर हम करंट की बात करें तो आज के टाइम पे हमारे शेड्यूल में टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, बाद में अमेंडमेंट करके हमने अपनी 8 लैंग्वेजेस अलग ऐड की हैं। ओके, ये भी हम बात कर लेते हैं वो 8 लैंग्वेजेस हैं कौन कौन सी और कौन सी अमेंडमेंट से हमने कौन सी लैंग्वेज ऐड की है, तो वो भी आराम देख लेते हैं, वहाँ से भी हमारा क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिनली उन 14 लैंग्वेजेस की जो हमारे शेड्यूल में प्रेजेंट थी। तो ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस थी, वो कौन कौन सी थी वो हम पहले बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि बाद में कौन सी लैंग्वेज को कब ऐड किया गया। तो सबसे पहले हमारे 8th शेड्यूल में मेंशन थी सबसे पहले असमीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ये सारी लैंग्वेजेस हैं, टोटल 14 है हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। एक कौन सी रह गई? हाँ, एक थी हमारी रह गई ओडिया। ठीक है, तो ये 14 लैंग्वेजेस हैं जो ओरिजिनली हमारे 8th शेड्यूल में मेंशन्ड थी। उसके बाद 8 लैंग्वेजेस को हमने बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग अमेंडमेंट करके हमने इन लैंग्वेजेस को बाद में ऐड किया। तो कौन सी लैंग्वेज को हमने बाद में फिर ऐड किया वो देखते हैं। तो सबसे पहले 8th शेड्यूल में हमने ऐड किया गाइज सिंधी को। ठीक है, सिंधी लैंग्वेज को हमने अपने शेड्यूल में ऐड किया बाय 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967। उसके बाद उसके कुछ सालों बाद हमने 3 नई लैंग्वेजेस को हमारे 8th शेड्यूल में ऐड किया। वो थी हमारी कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। ठीक है, जिसको हमने ऐड किया था गाइज बाय 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। उसके बाद फिर हमने कितनी हो गई, 3 और 1 4। ठीक है, 4 हो गई। बाकी फिर लास्ट की 4 लैंग्वेजेस को हमने ऐड किया था, वो कौन सी थी? वो थी हमारी बोडो, डोगरी, या फिर इसको हम डोंगरी भी बोलते हैं। ठीक है, मैथिली एंड संथाली। इन लास्ट की 4 लैंग्वेजेस को गाइज हमने अपने 8th शेड्यूल में ऐड किया था बाय 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। तो टोटल हमारी ऐसे हमारी 22 लैंग्वेजेस हुई थी 8th शेड्यूल में। उसके अलावा एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी रह गई, जो हमारी ओडिया लैंग्वेजेस है, पहले इसका नाम होता था गाइज ओरिया। ठीक है, ओरिया लैंग्वेज का नाम चेंज करके हमने इसको कर दिया ओडिया। तो ये भी कब किया गया था? ये किया गया था बाय 96th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। हमने ओरिया का नाम चेंज करके ओडिया कर दिया था, जो कि ओरिजिनली हमारे 8th शेड्यूल में मेंशन्ड थी। ओके, तो ये हो गया हमारा शेड्यूल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। सारे नहीं हुए, मतलब 8 ही शेड्यूल हमारे हुए हैं। उसके बाद हमारे 9th 10th 11th एंड 12th शेड्यूल्स हमारे रह गए। ठीक है, लास्ट के 4। तो गाइस 8 शेड्यूल तो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड थे। ठीक है, 9th 10th एंड 11th और 12th को बाद में हमने अमेंडमेंट करके ऐड किया गया था। जो जरा देख लेते हैं वो कौन से हैं। तो गाइस 9th शेड्यूल की अगर हम बात करें, 9th शेड्यूल
सबसे पहले अगर हम बात करें कि 9th शेड्यूल को ऐड कब किया गया था, तो गाइस 9th शेड्यूल वाज एडेड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951, जिसमें हमारा मेंशन्ड है गाइस लैंड रिफॉर्म्स के बारे में और हमारा अबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, जो हमारा पहले जमींदारी सिस्टम होता था उसके अबोलिशन के बारे में हमारा मेंशन्ड है 9th शेड्यूल में। उसके बाद अगर हम बात करें 10th शेड्यूल की, 10th शेड्यूल में गाइज हमारा मेंशन्ड है एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसको गाइज हमने ऐड किया गया था, हमने इसको ऐड किया था बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985, 57 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 हमने इसको ऐड किया था। इसमें अगर हमारा गाइज मेंशन्ड है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ में मतलब इसमें हमारा मेंशन है कि जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के लोग मेंबर होते हैं ना, उनको हम डिसक्वालीफाई कैसे करते हैं, ठीक है, तो वो सारे प्रोविजंस हमारे मेंशन है 10th शेड्यूल में। ओके, उसके बाद 11th शेड्यूल, 11th शेड्यूल गाइस हमने ऐड किया था बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, जिसमें हमारा मेंशन्ड है पंचायत्स के बारे में, जो विलेज में जो पंचायत्स होती हैं उनके बारे में मेंशन्ड है हमारे 11th शेड्यूल में। एंड उसके बाद में लास्ट 12th शेड्यूल, जिसको हमने ऐड किया था अगले ही अमेंडमेंट बाय 74th अमेंडमेंट ऑफ द सेम ईयर 1992, जिसमें हमारा मेंशन्ड है म्युनिसिपैलिटीज के बारे में। ओके, तो टोटल हमारे 12 शेड्यूल हमारे ऐसे ऐड हुए थे। तो वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में हमें मैच करना है एलोकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बताया विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मैच्ड करेक्टली, हमने बताना है कि करेक्टली कौन सा नहीं है। तो देखो फोर्थ शेड्यूल के सामने लिखा है अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज, सही है। ये हमारा राज्यसभा में कैसे हम सीट्स को लोकेट करेंगे, फोर्थ शेड्यूल में मेंशन्ड है, सही है। फिफ्थ शेड्यूल में हमारा शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया से रिलेटेड मेंशन्ड है, ये भी हमारा सही है। 9th शेड्यूल में हमारे लैंड रिफॉर्म एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम है, ये भी सही है। 10th शेड्यूल लैंग्वेजेस नहीं यार, 10th शेड्यूल में लैंग्वेजेस नहीं है गाइज, अभी हमने पढ़ा था क्या है 10th शेड्यूल में हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ। तो फोर्थ पेयर हमारा जो है वो इनकरेक्ट मैच्ड है, करेक्ट नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा D4 ओनली। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द शेड्यूल लैंग्वेजेस। ये फिर शेड्यूल लैंग्वेज से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन आ गया। सबसे पहला कह रहा है देयर आर ओनली 14 लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ये सही है? हाँ जी बिल्कुल सही है, ओरिजिनली हमारे पास 14 लैंग्वेजेस थी। उसके बाद कह रहा है कि ओडिया वाज रिनेम्ड टू ओडिया बाय 96th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011, अभी हमने पढ़ा था, बिल्कुल सही है, ओडिया का नाम बदल के ओडिया कर दिया गया था। उसके बाद सिंधी वाज एडेड बाय 21st अमेंडमेंट ऑफ 1967, ये भी बिल्कुल सही है। और कोंकणी मणिपुरी नेपाली को ऐड किया गया था बाय 71st अमेंडमेंट एक्ट, अभी आपने पढ़ा था, बिल्कुल चारों स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे सही हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है हमसे, इसको ध्यान से पढ़ना है कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है। इस बार उसने थोड़ा दिमाग से खेलने की कोशिश की थी हमसे, यहाँ पे उसने इस बार विच की जगह यहाँ पे कर दिया था हाउ मैनी, काफ़ी बच्चे फंसे उसमें, तो इसको जरा याद रखेंगे कि क्या पूछा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ये भी याद रखेंगे कि करेक्ट पूछा है या नॉट करेक्ट पूछा है। तो नॉट करेक्ट पूछा है तो नॉट करेक्ट तो कोई सी भी नहीं है, सारी सही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी नन। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमरजेंसी प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम। अब आ गया हमारा मेन, बोरोड फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा फीचर हमने कहाँ से, कौन सी कंट्री से बोरो किया है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो जरा देखते हैं हमने कौन सी कंट्री से कौन सा फीचर जो है वो बोरो किया है। ओके, यहाँ पे कर लेते हैं, ये खाली है हमारा।
तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमने अपना 70% ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से बोरो किया है, तो वो है गाइज हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ब्रिटिशर्स एक एक्ट लेके आए थे 1935 में, जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जहाँ से गाइज हमने 70% जो है वो बोरो किया है अपना कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से हमने मतलब वो फीचर्स जो हैं वो उठाए हैं। तो देख लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने कौन कौन से फीचर्स जो हैं वो बोरो किए हैं। तो यहाँ से हमने बोरो किया गाइज गवर्नर, जो गवर्नर का ऑफिस होता है वो हमने यहाँ से लिया है, ऑफिस ऑफ गवर्नर। फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम मतलब हमारा वो सिस्टम जहाँ पे स्टेट और यूनियन साथ में को एग्जिस्ट करती है, जिसके बीच में पावर्स का डिवीजन होता है, वो सारा सिस्टम। उसके बाद जो हमारी जुडिशरी है, जुडिशरी वाला सिस्टम हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। एमरजेंसी प्रोविजंस ये भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने बोरो किए हैं। उसके बाद हमने यहाँ से लिया है पब्लिक सर्विस कमीशंस, जिसमें हमारे आते हैं यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस एंड हमारा ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, ये सब हमने बोरो किया है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एंड लास्ट में हमने यहाँ से लिया है एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स रट्टे नहीं मारने हैं, इसको बस 2 बार पढ़ोगे ना यार, इजीली सब कुछ आपको याद हो जाएगा, कुछ भी रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं यूएसए की। यूएसए से हमने क्या क्या बोरो किया है। तो यूएसए से सबसे पहले हमने लिया है फंडामेंटल राइट्स, लिख देता हूँ वो भी यहाँ पे। यूएसए से हमने बोरो किया है फंडामेंटल राइट्स FR। उसके बाद हमने यहाँ से लिया है हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब देखो जुडिशरी से रिलेटेड आपका पहले भी आया है, तो देखो जुडिशरी का कंसेप्ट हमने लिया है कहाँ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, और हम उस जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखेंगे, वो कंसेप्ट हमने लिया है यूएसए से। उसके अलावा हमने यूएसए से लिया है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू ये होता है जब हमारी गवर्नमेंट कोई लॉज या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आती है, तो कोर्ट के पास पावर होती है उस एक्ट या अमेंडमेंट को रिव्यू करने की, उसको चेक करने की। ठीक है, अगर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा होता है, तो फिर उस कोर्ट उसको वॉइड डिक्लेयर कर देता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता है। ये हमारी पावर होती है जुडिशियल रिव्यू की, जो कि हमने गाइस यूएसए से बोरो किया है। उसके बाद इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट को ऑफिस से कैसे निकालते हैं, वो भी हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। ओके, लेकिन आज तक किसी भी ऐसे प्रेसिडेंट को इंडिया में इम्पीचमेंट के द्वारा रिमूव नहीं किया गया है। उसके बाद जजेस का रिमूवल हम कैसे करते हैं? रिमूवल ऑफ जजेस, अगर हमें जजेस को रिमूव करना है, कौन कौन से जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, वो प्रोसेस भी हमने यूएसए से लिया है। एंड हमारा वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो भी हमने यूएसए से लिया है। ठीक है, गवर्नर हमने लिया है गाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, और वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस लिया है हमने यूएसए से। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें आयरलैंड की। आयरलैंड की बात करते हैं, आयरलैंड से हमने क्या क्या बोरो किया है। तो आयरलैंड से ज़्यादा चीज़ें नहीं ली हैं। आयरलैंड से हमने लिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि हम अपने प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट करेंगे, ये हमने लिया है आयरलैंड से। और जो हम राज्यसभा में मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं, टोटल 12 मेंबर्स को हमारे प्रेसिडेंट साहब राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं, तो वो प्रोसीजर हमने कहाँ से लिया है? वो भी हमने आयरलैंड से बोरो किया है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इनटू राज्यसभा, तो ये 3 चीज़ें हमने ली हैं आयरलैंड से। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका, यहाँ से भी ज़्यादा चीज़ें नहीं ली हैं, लेकिन जो चीज़ें ली हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले साउथ अफ्रीका से हमने लिया है कि जो हमारे राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनको हम इलेक्ट करते हैं, तो वो प्रोसीजर हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स इनटू राज्यसभा,
या मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, मतलब नॉमिनेशन वाला, राज्यसभा में नॉमिनेशन कैसे करेंगे वो आयरलैंड से लिया है, और राज्यसभा में इलेक्शन कैसे करेंगे मेंबर्स का वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। उसके अलावा लिया है हमने यहाँ से प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम बदलाव कैसे कर सकते हैं, वो प्रोसीजर हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का प्रोसीजर। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस जर्मनी की। जर्मनी से हमने लिया है, जर्मनी को हम जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ का उसका नाम है वीएमआर कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको हम बोलते हैं वीएमआर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। तो वीएमआर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से हमने केवल एक ही चीज़ ली है, वो है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी। मतलब एमरजेंसी के दौरान जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, वो हमारे सस्पेंड हो जाते हैं। वो प्रोविज़न हमने कहाँ से लिया है, वो हमने गाइस वीएमआर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से लिया है। और बात करें एमरजेंसी की, एमरजेंसी हमने ली है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं जापान की। जापान से भी हमने एक ही प्रोविज़न लिया है, वो है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। नेक्स्ट हम बात करते हैं रशिया की, यूएसएसआर की। बेसिकली उस टाइम पे तो यूएसएसआर था, रशिया तो बाद में आया है। तो यूएसएसआर से गाइज यहाँ से हमने भी 3-4 चीज़ें ली हैं। सबसे पहले यहाँ से हमने ली हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि हमारे पार्ट नंबर 4A में और आर्टिकल 51A में प्रेजेंट हैं, जिनको हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। पार्ट नंबर 4A में आर्टिकल नंबर 51A में प्रेजेंट है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हमने ऊपर वाले से मत समझ जाना इसको, ये हम यूएसएसआर का पढ़ रहे हैं। उसके अलावा यूएसएसआर से हमने लिया है जो हमारा एक प्रेम्बल है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रेम्बल में ना कुछ कीवर्ड हैं, जो कि है सबसे मेन कीवर्ड एक है जस्टिस। तो जो जस्टिस कीवर्ड है ना, आगे हम पढ़ेंगे प्रेम्बल के बारे में, तो वहाँ पे हम देखेंगे ये जस्टिस कीवर्ड क्या है। तो जो हमारे जस्टिस कीवर्ड है हमारे प्रेम्बल में, वो भी हमने लिया है यूएसएसआर की, यहाँ पे बेसिकली रशियन रेवोल्यूशन से। रशियन रेवोल्यूशन बोलो या यूएसएसआर बोल लो। एंड लास्ट में एक और कंसेप्ट होता है इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए, जिसको हम बोलते हैं 5 ईयर प्लान्स। ये भी हमने गाइस यूएसएसआर से ही बोरो किए हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, पेज फुल हो गया, अगले पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस से हमने क्या लिया है, कितने हो गए थे यहाँ पे 7, नेक्स्ट है 8 है हमारा फ्रांस। फ्रांस से हमने क्या लिया है, तो फ्रांस से गाइस जो हमारा प्रेम्बल है ना, हमारे प्रेम्बल में कुछ और कीवर्ड्स हैं जो कि हैं रिपब्लिक एंड 2-3 और कीवर्ड्स हैं जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये चारों कीवर्ड्स हमारे प्रेम्बल में हमने फ्रांस की फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए हैं। अब इन्हीं कीवर्ड्स के बारे में हम प्रेम्बल वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, जो कि इसी चैप्टर में आएगा अभी लास्ट में। ठीक है, यहाँ हमने ये सब हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बोरो किए हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया से अभी तो एक तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ जब मैं ऊपर पढ़ा रहा था डिवीजन ऑफ पावर्स के बारे में। तो यहाँ से सबसे पहले एक हमने लिया है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट हमने यहाँ से ली है। उसके बाद यहाँ से हमने ली है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड एक लिया है हमने ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। मतलब जो पार्लियामेंट के हमारे 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जिनकी जनरली सीटिंग्स जो हैं लोकसभा की अलग होती है, राज्यसभा की अलग होती है, लेकिन कुछ केसेस में इन दोनों को एक साथ बैठना पड़ता है। तो वो प्रोविज़न हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया है। लास्ट में हमारी 2 कंट्रीज बच गई, कनाडा एंड यूनाइटेड किंगडम। तो भी फटाफट देख लेते हैं यहाँ से हमने क्या क्या बोरो किया है। तो सबसे पहले उससे पहले बात करते हैं कनाडा की।
ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो गाइस कनाडा से हमने बोरो किया है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरेशन मतलब आपको बताया था जहाँ पे सेंटर भी होती हैं, स्टेट भी होती हैं, सेंटर के पास अलग पावर होती हैं, स्टेट के पास अलग पावर होती हैं, उसको हम बोलते हैं फेडरेशन। ओके, तो जो फेडरेशन वाला कंसेप्ट है वो तो हमने लिया है गाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, लेकिन उस फेडरेशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी वो हमने लिया है कहाँ से, कनाडा से। ऑब्वियसली हमारी फेडरेशन में हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही तो ज़्यादा पावर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर्स होंगी, वो लिया हमने कनाडा से, और फेडरेशन का कंसेप्ट हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। उसके अलावा देखो यहाँ से ना बेसिकली हमने स्ट्रॉन्ग सेंटर वाले प्रोविजंस लिए हैं, मतलब वो सारे प्रोविजंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट को या सेंटर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, वो सारे प्रोविजंस हमने कनाडा से लिए हैं। जैसे सबसे पहले तो फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर है, तो डायरेक्टली सेंटर को स्ट्रॉन्ग बता रहा है। उसके अलावा दूसरा प्रोविज़न एक होता है हमारा रेजिड्यूरी पावर्स वेस्ट इन सेंटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो बची हुई पावर्स है ना, मतलब पहले पावर्स को डिवाइड किया, आधी पावर स्टेट को दे दी, आधी पावर सेंटर को दे दी, और जो पावर बच गई, जो रेजिड्यूरी बच गई, वो हमने किसको दे दी, बची हुई वो भी हमने सेंटर को दे दी, मतलब सेंटर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। तो ये प्रोविज़न भी हमने कनाडा से लिया है। उसके बाद जो हमारा गवर्नर होता है, अब देखो गवर्नर का जो ऑफिस है वो हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, लेकिन जो गवर्नमेंट का जो अपॉइंटमेंट है वो किया जाएगा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन चूज कौन करता है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है ना। तो ये प्रोविज़न भी हमने कनाडा से लिया है, तो वो ऑब्वियसली ये भी हमारे सेंटर को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, क्योंकि सेंटर को चॉइस दे रहा है अपनी मर्जी से स्टेट्स का गवर्नमेंट अपॉइंट करने की। ओके, उसके अलावा एक और कंसेप्ट होता है डेट इज नेम्ड एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना, उसके पास एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन होता है, मतलब जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, अगर कल को इन कुछ ये दुविधा में फंस जाएं तो इनको किसी से सलाह लेनी पड़े तो सुप्रीम कोर्ट के पास सलाह लेने जा सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और ये प्रोविज़न भी गाइस हमने कनाडा से बोरो किया है। लास्ट में हमारा बच गया यूनाइटेड किंगडम। यहाँ से हमने काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं, तो देखते हैं यहाँ से क्या क्या लिया हमने। सबसे पहले यहाँ से हमने लिया है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, कि जो हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम होगा वो पार्लियामेंट्री होगा, ना कि प्रेसिडेंशियल जैसा कि यूएसए में है, लेकिन इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने यूके से लिया है। उसके बाद यहाँ से हमने लिया है रूल ऑफ लॉ, कानून का राज, कानून से बड़ा कोई नहीं है, ये एक प्रोविज़न भी हमने यूके से लिया है। उसके बाद लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ये भी हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने यूके से लिया है। नेक्स्ट बाइकामेरिज्म। बाइकामेरिज्म ये क्या होता है, मतलब जो हमारे पार्लियामेंट है ना, उसके दो हाउस हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, मतलब पार्लियामेंट के दो हाउसेस, वो सिस्टम भी हमने कहाँ से लिया है, यूके से ही लिया है। उसके अलावा सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट, कि केवल एक ही सिटीजनशिप होगी, वो होगी केवल यूनियन की, स्टेट्स की नहीं होगी। मतलब अगर आप इंडियन हैं तो आप केवल इंडिया के सिटीजन हैं, आप किसी अपनी स्टेट के सिटीजन नहीं होंगे। तो ये भी हमने यूके से लिया है। उसके अलावा और हमने यूके से लिया है कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, कि जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं उनको जो प्रिविलेजेस मिलती हैं, जो सुविधाएं मिलती हैं, वो भी हमने यूके से ही लिया है। और लास्ट प्रोविज़न जो है पैरोगेटिव रिट्स। अब ये रिट्स क्या होती हैं, ये आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। तो ये भी हमने कहाँ से लिए है, हमने यूके से ली है। ओके, रिट्स मतलब सिंपली कुछ नहीं होता, एक ऑर्डर होता है जो कि कोर्ट इशू करता है, या तो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे जुडिशरी वाले चैप्टर में। तो ये सारे कुछ बोरोड फीचर्स हैं गाइज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमने डिफरेंट कंट्रीज से बोरो किए हैं। तो हाँ, आई होप ये चीज़ें याद रहेंगी। बस दो लिखना इनको,
3-4 बार रिवाइज करना, रट्टे मत मारना, 3-4 बार बस पढ़ना है इनको, और एग्ज़ाम में देखोगे तो कर लोगे। ओके, तो क्वेश्चन था हमारा इमरजेंसी प्रोविजंस आर बोरोड फ्रॉम, तो ये हमने लिए हैं गाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया फॉलोड द प्रैक्टिस ऑफ प्रेम्बल फ्रॉम। तो यहाँ से सबसे पहले बात करते हैं कि ये प्रेम्बल चीज़ क्या है। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना प्रेम्बल के बारे में, तो यहाँ पे जानते हैं कि प्रेम्बल है क्या चीज़। ओके, तो देखो आप जो है नई बुक लेके आते हो ना, बुक में स्टार्टिंग में सबसे पहला पेज आपका क्या होता है, इंडेक्स होता है। इंडेक्स में आपको पता चलता है कि हमारी जो बुक है उसका कंटेंट क्या है, उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है। ठीक है, क्या क्या आप उसके अंदर पढ़ने वाले हो, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, ये चीज़ें आपको पता चलती हैं। ऐसे ही जो हमारा गाइस कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी तो एक बुक ही है ना, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी स्टार्टिंग में क्या है, एक इंडेक्स है जिसका हमने एक अलग से नाम दे दिया, जो कि क्या है, प्रेम्बल हम इसको बोलते हैं। तो प्रेम्बल को आप यहाँ से समझो कि आप यहाँ से अपने कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, ये हमारा इंडेक्स है, इससे आप इसको रिलेट कर सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं कि प्रेम्बल हम इंडिया ने कहाँ से कॉपी किया था या कहाँ से बोरो किया था। प्रेम्बल हमने बोरो किया है गाइज यूएसए से। ठीक है, एंड जो यूएसए है ना वो फर्स्ट कंट्री थी वर्ल्ड में टू स्टार्ट विद द प्रेम्बल, या बोल सकते हो आप फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस प्रेम्बल, और इंडिया ने भी वहीं से अपना प्रेम्बल का जो है वो फॉलो किया है। उसके अलावा जो प्रेम्बल है हमारा गाइज वो हमारा बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस पे। ठीक है, जो इंडिया का जो प्रेम्बल है ना वो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है, जो हम अपने पिछले चैप्टर में ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो दिस इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस, जिसको कंस्टिट्यूएंट असेंबली में मूव किया गया था बाय जवाहरलाल नेहरू। तो ये क्वेश्चन शायद इस बार एनडीए में आया था डायरेक्ट कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को किसने मूव किया था, तो इट वाज मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू इन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, एंड इसी को मॉडिफाई करके हमने फिर बना दिया था अपना प्रेम्बल, जो कि हम पिछले चैप्टर में ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, तो क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन हमारा पूछ रहा था कि इंडिया ने जो प्रेम्बल है वो कहाँ से फॉलो किया है, तो हमने फॉलो किया फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, अब जरा हम ना प्रेम्बल के बारे में देख लेते हैं कि हमारा जो इंडिया का प्रेम्बल है ना वो दिखता कैसे है। तो वो जो प्रेम्बल है हमारा वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो जरा एक देख ले क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। तो इसमें लिखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी वगैरह वगैरह। तो जरा देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो देखो इसमें ना कुछ कीवर्ड्स मेंशन्ड हैं हमारे, जैसे सबसे पहले सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, ये सारे इसके जस्टिस के सब पार्ट हैं कि कौन सा जस्टिस। देन लिबर्टी, ये लिबर्टी के सब पार्ट हैं। इक्वलिटी, ये इक्वलिटी के सब पार्ट हैं। एंड फ्रेटर्निटी, ये फ्रेटर्निटी के सब पार्ट हैं। तो टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 कीवर्ड जो हैं वो हमारे प्रेम्बल में मेंशन्ड है। तो सबसे पहले आपको ये 9 के 9 कीवर्ड्स के नाम पता होने चाहिए और ऑर्डर में पता होना चाहिए ऊपर से नीचे। इनको अरेंज करना भी आपके एग्जाम्स में आ जाता है। तो सबसे पहले सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड देन फ्रेटर्निटी। अब देखते हैं इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहले ये कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इंडिया के जो लोग हैं ये रिजोल्व करते हैं कि हम इंडिया को बनाएंगे ऐसा देश कैसा, एक सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और एक रिपब्लिक कंट्री बनाएंगे इंडिया को। सोवरन कंट्री बनाएंगे। सोवरन का मतलब कि जो हमारी कंट्री है उसके ऊपर किसी और कंट्री की कोई अथॉरिटी नहीं होगी। एक सोशलिस्ट देश बनाएंगे इसको। सोशलिस्ट मतलब जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी होंगे, पब्लिक सेक्टर भी होंगे और दोनों आपस में को एक्सिस्ट करेंगे। हम इंडिया को एक सेक्युलर कंट्री बनाएंगे जहाँ पे हमारे सभी धर्म हमारे इजीली रह सकेंगे, मतलब इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। डेमोक्रेटिक मतलब
डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे, रिपब्लिक कंट्री बनाएंगे। अभी ना सारों को ना मैं एक्सप्लेन करूँगा। एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स, और यहाँ के जो सिटीजन्स हैं ना इनको हम सिक्योर करेंगे। क्या सिक्योर? हम इनको जस्टिस दिलाएंगे। कैसा जस्टिस? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। उसके बाद बोला कि हम अपने लोगों को लिबर्टी देंगे। कैसी लिबर्टी? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की। उसके बाद कहता है कि हम अपने लोगों को इक्वालिटी देंगे। किस चीज़ की? स्टेटस की, अपॉर्चुनिटी की, और फ्रेटर्निटी की भावना फैलाएंगे, मतलब भाईचारे की भावना फैलाएंगे, और अश्योर करेंगे लोगों को उनकी डिग्निटी एंड यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अब देखो इससे हमें पता क्या चलता है, हमारे प्रिम्बल से हमें 4-5 चीज़ें पता चलती हैं जिसको हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रिम्बल। तो इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है हमारे प्रिम्बल की? सबसे पहले इनसे हमें पता चलती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी कहाँ से लेता है? तो वो है हमारा गाइस पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया के लोगों को से ही उसको अथॉरिटी मिलती है, क्योंकि शुरुआत में ही मेंशन्ड है वी द पीपल ऑफ इंडिया। उसके बाद देखो यहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारे इंडिया का नेचर कैसा है। ये हमें पता था कि इंडिया हमारा एक सोवरन देश है, सोशलिस्ट देश है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। दूसरा हमें पता चलता है हमारा नेचर ऑफ पॉलिटी ऑफ इंडिया, जो कि कैसी है? सोशलिस्ट, सोवरन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड सेक्युलर। ठीक है, यहाँ से आपको सोवरन का भी मतलब पता है, सोशलिस्ट का पता है, सेक्युलर का पता है। अब बात रहेगी डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक की। तो देखो डेमोक्रेटिक क्या होता है? ठीक है, एक होता है डेमोक्रेटिक, एक होता है रिपब्लिक। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। डेमोक्रेटिक वर्ड आया है गाइस डेमोक्रेसी से, और डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। मतलब जो गवर्नमेंट होती है वो कैसी होती है? इलेक्टेड होती है, इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो जहाँ पे गवर्नमेंट इलेक्टेड होगी वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वो एक डेमोक्रेटिक नेशन है। तो इंडिया हमारा कैसा नेशन है? डेमोक्रेटिक नेशन है। रिपब्लिक का मतलब है, रिपब्लिक का मतलब कि जो हमारी हेड होता है स्टेट का, हेड ऑफ स्टेट, वो क्या होता है? वो अगर इलेक्टेड हो वो भी, तो उसको हम बोलेंगे रिपब्लिक। अगर हमारा हेड ऑफ स्टेट होता है मोनार्क, जैसे यूके में है, वहाँ पे किंग और क्वीन होते हैं जो कि मोनार्की के बेसिस पे होते हैं, इलेक्टेड नहीं होते, तो वहाँ पे वो रिपब्लिक नहीं है, वो मोनार्क हैं। लेकिन जो हमारे इंडिया में जो हेड है, हेड कौन है स्टेट का? हमारे प्रेसिडेंट साहब, जो कि कैसे हैं? इलेक्टेड हैं। तो इंडिया हमारी एक रिपब्लिक कंट्री भी है। तो इंडिया हमारा डेमोक्रेटिक नेशन भी है, रिपब्लिक नेशन भी है। ठीक है, तो यहाँ से हमने नेचर ऑफ पॉलिटी के बारे में पता चलता है कि इंडिया हमारा एक सोवरन देश है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है और एक रिपब्लिक कंट्री है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमें यहाँ से पता चलता है हमारे प्रिम्बल से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका मकसद क्या है। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? उसका ऑब्जेक्टिव है अपने सिटीजन्स के लिए सिक्योर करना, क्या? जस्टिस सिक्योर करना। कैसा? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। वहाँ के लोगों को लिबर्टी देना। कौन सी लिबर्टी? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। और लोगों को इक्वालिटी देना, स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की, और भाईचारे की भावना फैलाना, और लोगों की डिग्निटी और देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को एश्योर करना। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? एम है या फिर ऑब्जेक्टिव है। और लास्ट में फोर्थ चीज़ हमें अपने प्रिम्बल से पता चलती है, डेट ऑफ अडोप्शन, कि हमने अपने जो हमारा प्रिम्बल है, सॉरी मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमने कब अडॉप्ट किया था, उसकी डेट ऑफ अडॉप्शन हमें पता चलती है। कहाँ से? अपनी प्रिम्बल से, जो कि क्या है? 26 नवंबर 1949। ये मैं ऑलरेडी कई बार आपको बता चुका हूँ कि अब क्वेश्चन अगर आए अडॉप्ट या एनेक्ट तो उसका आंसर होगा गाइस 26 नवंबर। लेकिन क्वेश्चन अगर आए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंट्स कब हुआ था या एनफोर्स कब हुआ था, तो वो होगा ऑन 26 जनवरी 1950।
तो यह 4 चीज़ें हमें अपने प्रेम्बल से गाइस पता चलती हैं, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, नेचर ऑफ पॉलिटी, ऑब्जेक्टिव्स एंड डेट ऑफ अडोप्शन। ये लिखा भी हुआ है ऑन इन आवर कंस्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November वी हेयर बाय अडोप्ट या अनेक्ट एंड गिव्स आवरसेल्फ दिस कंस्टिट्यूशन। तो ये पूरा आपका प्रेम्बल, ये सारे कीवर्ड्स आपको समझ आ गए होंगे, इनको ज़रा ध्यान रखेंगे। एक और 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे जो हमारा ये है जस्टिस, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका ना, जस्टिस, ये जो जस्टिस कीवर्ड है गाइज हमारे प्रेम्बल में, ये हमने बोरो किया है गाइज फ्रॉम रशियन रेवोल्यूशन या फिर यूएसएसआर। उसके अलावा जो हमारा ये है लिबर्टी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये तीनों गाइज हमने लिए हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो ज़रा मैं साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे, जो हमारा जस्टिस है कीवर्ड हमारे प्रेम्बल में, वो हमने रशियन रेवोल्यूशन से अडॉप्ट किया है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कई बार। और जो है हमारा क्या लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये तीनों गाइज हमने एडॉप्ट किए हैं फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, तो इनको भी ध्यान रखेंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पिछला तो रह गया ना हमारा, ये था, ये तो हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रेम्बल। अब देखो, कुछ हमारे बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने प्रेम्बल के बारे में बड़ी बड़ी बातें बोली हैं, तो जरा देखते हैं उन्होंने क्या क्या बातें हमारे प्रेम्बल के बारे में बोली हैं। तो एक थे भाई साहब हमारे सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है। उन्होंने बोला कि द प्रेम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट एंड ड्रीम्ड सो लॉन्ग, कि जो हमारा प्रेम्बल है वो उस चीज़ के बारे में बताता है जो हम इतने दिनों से सोच रहे थे और जिसका हम सपना देख रहे थे, ठीक है। तो स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे सही है। ये स्टेटमेंट बोली थी गाइज सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी ने, ओके। और जो ये सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, ये हमारे मेंबर थे एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली के, मेंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। उसके अलावा फिर एक और थे जूरिस्ट थे N.A. पलखीवाला। उन्होंने बोला था कि जो हमारा प्रेम्बल है ना, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, एक आइडेंटिटी कार्ड है। तो उन्होंने प्रेम्बल को बोला था एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है, ठीक है। उसके अलावा एक और बंदे थे हमारे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक और भाई साहब थे जिनका नाम था K.M. मुंशी। K.M. मुंशी ये हमारे मेंबर थे हमारे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी के। जो हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके एक मेंबर थे, और उन्होंने प्रेम्बल को बोला था होरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। होरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये बात स्टेटमेंट उन्होंने बोली थी हमारे प्रेम्बल के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इन तीनों लोगों को जरा हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, प्रेम्बल इज अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर एंड नॉट अ प्रोबेशन। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। बेसिकली क्या है, हमारा जो प्रेम्बल है ना, वो हमारी लेजिस्लेचर जो है ना उसका सोर्स ऑफ पावर नहीं है। तो यहाँ से आएगा नोट, ना तो ये हमारी लेजिस्लेटिव को कोई पावर देता है और ना ही उनकी कोई पावर छीनता है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आपकी ये आएगी, द प्रेम्बल इज नॉट ए सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर, ना तो वो उनको पावर देता है और ना उनसे वो कोई पावर छीनता है, ठीक है। नेक्स्ट,
इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल डेट इज प्रोविजंस आर नॉट एंफोर्स्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब ये नॉन जस्टिसिएबल है, अगर इनमें से कोई भी काम आपके साथ नहीं होता है तो आप उसको लेके कोर्ट में नहीं पहुंच सकते। जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो जस्टिसिएबल है, अगर आपसे कोई फंडामेंटल राइट्स छीनने की कोशिश करे तो आप उनको लेके कोर्ट पहुंच जाते हो, लेकिन प्रेम्बल के केसेस में आप ऐसा नहीं कर सकते। तो दिस इज आल्सो करेक्ट। तो 3 स्टेटमेंट आपकी सही है, एक गलत है। तो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो 3rd स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है, आंसर हो गया हमारा बी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पॉपुलर बुक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी इज ऑथर्ड बाय। अब इस बुक का क्या कनेक्शन है, तो बेसिकली ये बुक रखी है सर अर्नेस्ट बार्कर ने। तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि जो बुक है ना, इसका जो इंडेक्स है, इसके इंडेक्स में यूज़ किया गया है इंडिया का प्रेम्बल एज इट इज़। ये जो भाई साहब थे सर अर्नेस्ट बार्कर, ये एक ब्रिटिशर थे, ये इतना इम्प्रेस हुए हमारी प्रेम्बल से, उन्होंने अपनी बुक का ही इंडेक्स ये उठा के डाल दिया कॉपी पेस्ट करके। तो क्या पता पूछ ले कभी कभी, तो याद रखना बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। ऑथर है इसके सर अर्नेस्ट बार्कर, जो कि एक ब्रिटिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, यूके के हैं ये, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रेम्बल। अब देखो, इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ना थोड़े से केसेस हुए थे, लफड़ा हो गया था थोड़ा सा, तो ये लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस ना उसी से रिलेटेड हैं, 8, 9, ठीक है। तो बेसिकली क्या था, फिर हमारा प्रेम्बल बना, तो ना बाद में सरकार ने प्रेम्बल को अमेंड करने की बात उठाई कि इस प्रेम्बल में बदलाव किया जाए, ठीक है। तो बात ये हुई कि क्या प्रेम्बल को बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता, ये इस पे बात आके अटक गई, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले 1960 में एक केस आया था जिसका नाम था बेरूबारी यूनियन केस। जो कि हुआ था गाइस 1960 में। तो बेरूबारी यूनियन केस में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली कि जो हमारा प्रेम्बल है ना, ठीक है, दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल को बोला कि जो हमारा प्रेम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा नहीं है। दूसरी बात ये बोली कि जो हमारा आर्टिकल है ना, एक हमारा आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिकल नंबर 368, जिसमें हमारा मेंशन्ड है हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे करेंगे, प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को जो अमेंड करने का, बदलाव करने का जो पूरा प्रोसेस है वो मेंशन्ड है गाइज हमारे आर्टिकल नंबर 368 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, जो आर्टिकल 368 है उससे तो हम केवल अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं, और बोला जो कि हमारा प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है तो हम अपने प्रेम्बल को अमेंड नहीं कर सकते यूजिंग आर्टिकल नंबर 368। प्रेम्बल कांट बी अमेंडेड यूजिंग आर्टिकल 368, ठीक है। ये बात पूरी हुई थी गाइज बेरूबारी यूनियन केस में 1960 में। उसके बाद 13 साल बाद एक और नया केस आया जिसका नाम था केशव नंदा भारती केस वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला। जो कि आया था गाइज इन द ईयर 1973। इस केस में क्या हुआ, इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट था उसने बोला, सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट, सबसे पहले तो इन्होंने बोला कि जो बेरूबारी यूनियन केस में हमने फैसला दिया था ना वो गलत था, आपके साथ छोटा सा प्रैंक हो गया है, उसको भूल जाओ, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो जजमेंट हमने दी थी, जो जजमेंट हमने दी थी बेरूबारी यूनियन केस में, वो क्या थी, वो रोंग थी, हम उसके लिए खेद है। उसके बाद दूसरे उन्होंने बोला कि जो प्रेम्बल है
वो क्या है, वो पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। मान लिया उन्होंने, पहले उन्होंने बोला था पार्ट नहीं है, फिर बोला कि अगले केस में कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और उसके अलावा बोला अगर ये पार्ट है तो दिस कैन बी अमेंडेड यूजिंग आर्टिकल 368। लेकिन एक और बात इसने बोली, एक और बात ये बोली कि आप इसको अमेंड तो कर सकते हो, बट इससे आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाओगे। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की नींव है, अगर आप नींव को ही तो उखाड़ दोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा ही नहीं ना। आपका घर होता है, घर की नींव होती है, तो घर की नींव ही तोड़ दोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ही, जो आपका घर है वही टूट जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये शर्त रखी कि हमारा जो प्रिम्बल है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, आप उसको अमेंड कर सकते हो, बट विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक नई टर्म सामने आई इस केस के फैसले के बाद, जो थी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है ना, आप उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाओगे। ठीक है। एंड उसी के बाद फिर लास्ट में एक और केस आया था जिसका नाम था LIC ऑफ इंडिया केस 1995। इस केस में भी वही सेम वही बात बोली थी इन्होंने कि जो प्रेम्बल है डेट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, एक पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यही बात उन्होंने बोली थी। एंड लास्ट में ना फिर बाय 1978 जो हमारा प्रेम्बल है उसको अमेंड भी किया गया था बाय 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978। ठीक है, जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, अभी मूव करते हैं अपने इसी क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, इन LIC ऑफ इंडिया केस 1995 कॉल्ड दैट अ प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट। नहीं, ये गलत है। इसमें बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रेम्बल जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो स्टेटमेंट 1 नंबर इनकरेक्ट। उसके बाद बेरूबारी यूनियन केस सुप्रीम कोर्ट हैड द प्रेम्बल इज नहीं, उल्टा दे दिया। इसमें उन्होंने बोला था कि इज नॉट एन पार्ट, नॉट ए पार्ट, तो ये भी गलत है। उसके बाद द प्रेम्बल हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस सो फार इन 1978 बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट विच हैज़ एडिड न्यू वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी टू द प्रेम्बल। इसमें कहता है कि जो प्रेम्बल है उसको केवल एक बार ही अमेंड किया गया है, एंड डेट इज बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, जिसने 3 नए कीवर्ड्स जो हैं वो हमारे प्रेम्बल में ऐड किए थे, जो कि क्या थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। तो ये स्टेटमेंट भी थोड़ी सी गलत है। पहले मैंने आपको 44th बोला था ना, बट गाइस ये किया गया था चेंज बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है। बाकी ये सही है, तीनों चेंज नए 3 कीवर्ड्स जो हैं वो ऐड किए गए थे बाय 42nd 1976। तो तुम तीनों स्टेटमेंट आपकी यहाँ से गलत हैं। तो आपसे पूछा हाउ मेनी स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, कि कितनी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हैं, तो एक भी करेक्ट नहीं है, तो डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, केशवनंदा भारती केस के बारे में स्टेटमेंट दी हैं। तो इसमें बोला इट वाज द हर्ड बाय द लार्जेस्ट एवर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ 13 जजेस। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है। इसको इस 13 जजेस की बेंचेस ने सुना था, जो कि आज तक की लार्जेस्ट एवर बेंच है। ठीक है, इसके जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि आर्टिकल 368 डज नॉट एनेबल द अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर, या कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को अल्टर नहीं कर सकते। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इट वॉज हर्ड 1976, नोट दिस इज इनकरेक्ट, इट वॉज हर्ड इन 1973, नोट इन 76। तो स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 सही है, 3 गलत है आपकी। तो नॉट करेक्ट पूछा है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड वाज नॉट एडेड बाय 42nd। तो ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने 3 कीवर्ड ऐड किए थे। कौन से, हमारे सोवरन, सोशलिस्ट और कौन सा, सेक्युलर, सॉरी सोवरन नहीं था, सोशलिस्ट ऐड किया था, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। सोवरन तो पहले से था, सोशलिस्ट,
सोवरन सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, इन 3 कीवर्ड्स को गाइस ऐड किया गया था बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। तो इसको ये पहले से प्रेजेंट था, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन। ये आप बेशक से ऊपर जाके देख भी सकते हो आपके प्रेम्बल में, तो ये देखो ये रहा आपका प्रेम्बल। तो जो ये 3 कीवर्ड्स आपको दिख रहे हैं, ये सोशलिस्ट, कैसे करूँ हाईलाइट, ये सोशलिस्ट, सेक्युलर और ये कहाँ गया इंटीग्रिटी, ये 3 कीवर्ड्स ऐड किए गए थे बाय 42nd अमेंडमेंट। और आज के टाइम पे जो है वो ये है कि आप प्रेम्बल को अमेंड कर सकते हो यूजिंग आर्टिकल 368, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को अल्टर नहीं कर सकते। तो गाइस ये था आपका चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 ऑफ योर लक्ष्मीकांत, दैट इज सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड हमारा प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको देखो यार, एक बार ना देखो तो 2-3 दिन करके आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है, इनफ टाइम है हमारे पास, ठीक है। इससे नोट्स बनाओ एंड इसके बाद आपको जो है ये बुक से पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट हम लेके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए ध्यान रखो, टेक केयर, बाय बाय।